हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट तकरीबन हर एक घंटे के बाद ट्रैक करना पड़ता है बिकॉज सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जो मामला सिर्फ इजराइल की वजह से ईरान पे अटैक की शक्ल में शुरू हुआ था वो अब एक एनर्जी क्राइसिस और यूएन के सेक्रेटरी जनरल तो उसको रिसेशन कह रहे हैं कि एक ग्लोबल रिसेशन तक वो मामला पहुंच रहा है। सो इस मामले को आप रिजॉल्व करें। एक आयरनी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की है कि हम सबका फोकस भी तकरीबन इस वॉर में स्ट्रेट पे जाके अटक गया है और हम लोग भी मिडल ईस्ट को ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं। एंड व्हेन वी से मिडल ईस्ट हम यूएई को देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया को देख रहे हैं, इनकी पोस्चरिंग को ज़्यादा नोट कर रहे हैं। हाउएवर जो लेबनान में हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है, वहाँ एक दिन के लिए भी इजराइल ने जो अपना सेटलर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है उसको नहीं रोका। वहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे लोग हलाक हो रहे हैं। वहाँ पर कॉलरा और स्मॉल पॉक्स फैला हुआ है, लोगों के पास मेडिसिन्स नहीं हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ तक नहीं पहुँचने दी जाती। एंड रिमेंबर ऑल दिस बिकॉज मार्को रूबियो ने आज दरख्वास्त की है कि इंस्टीट्यूशन को काम करने दें। मैं अभी इस स्टोरी की तरफ आती हूँ और इंस्टीट्यूशन से उनकी मुराद यूएन है। अगर मैं इस वक्त आपके सामने थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू रखूँ कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, जबकि पाकिस्तान में रात के 8 बज रहे हैं और आज 5 मई है, तो बाय द टाइम ये वीलॉग अपलोड होगा उस वक्त तक शायद कोई और डेवलपमेंट भी आ चुकी हो। लेकिन अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं उसमें फॉरेन मिनिस्टर ईरान के जो हैं इराक़ची, वो चाइना के विज़िट पे हैं। वो अपने काउंटर पार्ट वांग यी से वहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा है इसलिए कि इससे पहले ही एक MOU की खबरें आना शुरू हो गई हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड US। और ट्रूथ सोशल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका ख़ुद ऐलान किया है। MOU का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम मैंने लॉन्च किया है, जो कि पहले ही एक ब्लॉकेड एग्जिस्ट करता था, उसके ऊपर मज़ीद उन्होंने कुछ ट्रूप्स भेजे थे, तकरीबन 15,000 ट्रूप्स, जिनको उन्होंने कहा था कि ये फ्रीडम नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को कि ये लोग लिबरेट करेंगे, वहाँ से सक्सेसफुली सेफ पैसेज के ज़रिए से वेसल्स को गुजरने में हेल्प करेंगे। 2 दिन के अंदर उनको इसे रोकना पड़ गया है। वाई? Because it is not helping him. Even the blockade is not helping him. अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का कंट्रोल इस वक्त ईरान के पास है, इसकी आपको कई इंटरप्रिटेशंस मिलेंगी। कई लोग आपको ये प्रूव कर देंगे कि इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाज़त नहीं है। हाउएवर यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ ऑफ द सीज़ है उसके मुताबिक चंद इलाके इंटरनेशनल वाटर्स में जो किसी एक मुल्क की एक ख़ास नॉटिकल माइल्स की ज्यूरिसडिक्शन में आते हों, अगर वो समझें कि उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो कुछ टाइम के लिए उस इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इसको कोई किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। सो बहरहाल अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, जो कि ओपन एग्रेशन हुई है ईरान के ऊपर, उसको बेस बनाते हुए अगर ईरान ने उस चोक पॉइंट को विदहोल्ड कर लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। इंटरनेशनल लॉ वैसे इस वक्त दुनिया में कितना अप्लाई हो रहा है या एप्लीकेबल है कि नहीं है, गाज़ा में देख लें, वेस्ट बैंक में देख लें, मैंने शुरू में कहा लेबनान में देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ तब डिस्कस होता है जब वो सूट करता हो किसी सुपर पावर को। आज भी उसका जिक्र तब हो रहा है जब सुपर पावर्स को इसकी ज़रूरत पड़ गई है। आपने माजी में देखा कि नेतन्याहू के वारंट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जारी किए, वो भी इंटरनेशनल लॉ के तहत किए। उनका क्या अंजाम हुआ हमारे सामने है। सो इस वक्त कोई हक और सच की जंग नहीं है, इस वक्त सिर्फ पावर गेम है। इस वक्त बिग पावर्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि वापस जो उनकी रिट एक तरह से मूव हो चुकी है, शेक हो चुकी है ऑन द वर्ल्ड, उसको वापस एजर्ट किया जाए। वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट के साथ जो सलूक किया US ने, उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस था, अमेरिका का जो कॉन्फिडेंस था, आई डोंट वांट टू से प्रेसिडेंट ट्रंप, बिकॉज वहाँ पे एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट प्लस ओवल ऑफिस मिल के ऑपरेट करते हैं और कर रहे हैं एट द मोमेंट। जितने लोगों से मेरी US में बात हुई है उनमें से बहुत सारे लोग जो ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, उनका भी यही कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोगों का ख्याल ये था कि जिस तरह हमने एक दफ़ा अटैक किया, एक डेल्टा फोर्स अपनी लॉन्च की, वही काफ़ी थी वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को एबडक्ट करने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए और उसके बाद उनके ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। सेम इज़ हैपनिंग इन क्यूबा। स्ट्रैंगुलेशन, वहाँ के लोगों को इस वक्त इतनी सैंक्शंस और इतने ब्लॉकेड का सामना है कि उन तक जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो भी नहीं पहुँच पा रही हैं। तो एक तरफ अपने बैकयार्ड में
यूएस ये सब कुछ कर रहा है। ईरान के साथ उसने जो स्टार्ट किया है वो इज़राइल की वॉर थी जो यूएस की अपनी वॉर में कन्वर्ट हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे जितने फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं उस पर पूरी किताबें लिखी जाएंगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। थोड़े दिन पहले तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान ने ह्यूमैनिटी के साथ जो कुछ किया है हम उसका बदला ले रहे हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस वॉर। और सारों के सामने है कि सबको मालूम है कि ये अटैक क्यों हुआ। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बुश एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कई एडमिनिस्ट्रेशंस तक ये कोशिश इज़राइल ने की कि यूएस इन्वॉल्व हो ईरान पे अटैक में, लेकिन वो प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है। एक प्रीवियस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, कैरी लूगर, उन्होंने तो ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ऐसा हुआ बहुत दफ़ा। इज़राइल के प्रेसिडेंट्स हमारे पास आए, प्राइम मिनिस्टर्स हमारे पास आए कि हम इस वॉर को इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनका साथ नहीं दिया। रादर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने तो JCPOA साइन करा दिया, एक न्यूक्लियर डील साइन कर ली कि ठीक है हम कंट्रोल करते हैं, अगर आपको न्यूक्लियर थ्रेट है ईरान से तो हम उसे कंट्रोल करते हैं। इट इज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ओनली जिन्होंने इस वॉर को अपनी वॉर में कन्वर्ट कर लिया है, और अब उन्हें ऑफ रैम्प नहीं मिल रहा। ना रिमेंबर, ऑफ रैम्प का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक एग्जिट होता है, एक रीज़न होता है जिसको बुनियाद बना के आप किसी क्राइसिस में से निकल सकें डिप्लोमेसी के ज़रिए से। लेकिन उन्हें इस वक्त बहुत सारे ऑडियंसेस को सेटिस्फाई करना है, अपने एलाइज को भी मैसेज देना है कि बावजूद इसके कि यूरोप में से कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, वो ये जंग जीत रहे हैं। उन्हें अपने ऑडियंसेस बैक होम, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, अमेरिकन्स को ये मैसेज देना है कि उन्होंने जो जंग शुरू की वो जीत रहे हैं। एंड थर्ड, अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपनी पार्टी रिपब्लिकन बेस, मैगा बेस को भी ये बताना है कि उनका जो एक गॉड लाइक और किंग लाइक फिगर उन्होंने वहाँ क्रिएट कर रखा है वो सच्चा है। सो ये 3-4 महाज ऐसे हैं जिनको सेटिस्फाई किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए वो कभी ब्लॉकेड लगाते हैं, मिलिट्री ब्लॉकेड की बात करते हैं, फिर एक और ब्लॉकेड की बात करते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन है, उसको वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है। So this is the story behind what is happening back and forth, हर घंटे में जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है ये 2 दिन पहले किया, और उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा है कि पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज़ हैव कन्विंस्ड मी, कि पाकिस्तान और कुछ और मुल्क, ज़ाहिर है उसमें तुर्की है, वी ऑल नो, ये सब इन्वॉल्व है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, कि मैंने इन सब के कहने पे जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको वक्ती तौर पर रोका है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि हम रियल टाइम में पूरी दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर रिकन्वर्ज होते देख रहे हैं, रीअलाइन, रिकैलिब्रेट होते देख रहे हैं। इस तरह के चेंजेस डेकेड्स में होते हैं, लेकिन जितना फास्ट ये सब कुछ हो रहा है और इसमें जितनी स्ट्रांगली लेवरेज हमें चाइना और ग्लोबल साउथ के हाथ में नज़र आई है, इट इज़ माइंड बॉगलिंग। रिमेंबर व्हेन आई से ग्लोबल साउथ, इट डजंट मीन कि वो पूरा ब्लॉक यूनाइटेड है, उनमें भी फ्रैक्चर्स हैं, वो भी डिफरेंटली सोचते हैं। बट लार्जली स्पीकिंग अगर सिर्फ चाइना और रशिया की बात की जाए, क्योंकि वो दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं और उनके पास वीटो पावर है, तो इसलिए वो एक अलग इम्पोर्टेंस उनको वैसे ही एलोकेट हो जाती है। वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ चोक पॉइंट्स पॉलिटिक्स। अब हमारे लिए एनर्जी फ्लोज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सप्लाई चेन्स, ये सब कुछ ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आप मिडल ईस्ट में भी देख रहे हैं कि ओपेक में से किस तरह UAE ने अपने आप को अलहदा किया है, उस पर आई डू अ सेपरेट वीलॉग। तो ये जो रियल टाइम में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं रीजन की, ये सब शुरू किसने की? ये सब इस वॉर ने स्टार्ट की हैं। सो एक सिंगल पॉइंट कई दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा होता है जो इतने बड़े बड़े चेंजेस ले आता है जो अदरवाइज़ आने में शायद दहाइयाँ लग जाएं। नाउ कमिंग टू चाइना, चाइना का जो ये विज़िट है इराक़ची का, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान का, चाइना यूजुअली पॉस्चरिंग नहीं करता इस तरह की जिसमें वो बहुत खुल के ऐलान कर रहा हो कि कोई मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आ रहा है एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट मैटर। चाइना ने बाकायदा एडवर्टाइज़ किया इस विज़िट को, जो इरानियन फॉरेन मिनिस्टर का है, वो सिग्नलिंग कर रहे हैं कि इट इज़ अस who are going to decide
चाइना, रशिया एंड ईरान कि हमने किस तरह चलना है. सो बार्गेनिंग चिप या कार्ड्स हमारे पास है, वाशिंगटन के पास नहीं है. इस वक्त ये सिग्नलिंग हो रही है. सो द स्टोरी एवरीवन इज़ मिसिंग ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ कि वाशिंगटन के पास ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं. UN का रूट अब वो इख्तियार कर रहे हैं. व्हेन आई से UN तो आपको याद होगा एक 5 पॉइंट्स मेमोरेंडम दिया था पाकिस्तान ने और चाइना ने मिल के कि इस तरीके से इस सारे मामले को हल किया जा सकता है, जिसमें 5th पॉइंट ये था. ये मैं शुरू की बात कर रही हूँ जब पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद टॉक्स का फर्स्ट राउंड हुआ था और उसके फ़ौरन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे और फिर वहाँ से ये डिक्लेरेशन या ये मेमोरेंडम जो है ये रिलीज़ किया गया था. उसमें चाइना ने ये पोस्चरिंग की थी, ये मैसेज दिया था, ये सिग्नल दिया था US को कि गो बैक टू द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करें, वापस UN की तरफ जाएं. इस मैसेज का मकसद ये था कि हमारे कोई अज़ाइम नहीं है, हम आपकी तरह कोई दुनिया के लीडर नहीं बनना चाहते, हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते. हम जिस तरह चल रहे हैं हमारा एक अपना तरीका है, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंगेजमेंट में बिलीव करते हैं, हम उसी तक रहेंगे. तो ये जो आपने रास्ता इख्तियार किया है जिससे चोक पॉइंट्स ने दुनिया को रिसेशन तक पहुंचा दिया है, UN की रिपोर्ट है कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, एक सीरियस वन की तरफ, तो उसको आप रोकें और वापस इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम से रुजू करें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मार्को रूबियो. उन्होंने कल ये कहा कि एपिक फ्यूरी जो हमारा ऑपरेशन है वो तो बड़ा कामयाब हो गया है और अब वो ख़त्म हो रहा है, यानी हमने जो करना था वो कर लिया. दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और साथ उन्होंने ये कहा कि वाइट हाउस के पोडियम पे खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि वी आर नॉट इवन आस्किंग पीपल टू कमिट ट्रूप्स टू द रीजन एंड हेल्प ब्लो अप द इरानियन बोट्स. आपको याद होगा किस तरह लैश आउट किया था, किस तरह गुस्से में प्रेसिडेंट ट्रंप बोले थे अपने सारे पुराने यूरोपियन एलाइज के ऊपर जब उन्होंने कहा था कि हम इस ब्लॉकेड में आपका साथ नहीं देंगे. अब उनको कहना पड़ रहा है कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इस रीजन में आएँ और ईरान की जो बोट्स हैं उनको उड़ाने में, उनको तबाह करने में हमारी मदद करें. हम एक बड़ी जेनरस ऑफ़र लेके आए हैं और वो क्या है, वो ये है कि हम इस ब्लॉकेड को हटाना चाहते हैं. आप उनके वर्ड की इंटरप्रिटेशन अगर करें तो वो यही बनती है कि ये ब्लॉकेड जो है ये काम नहीं कर रहा, सीज़ फायर जो है ये शेकी है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, टैंकर्स हिट हो रहे हैं. तो चाइना और रशिया को हम कहते हैं कि हम एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उसको वीटो मत करें. और साथ साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि दिस इज़ द टेस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसको काम करने दें. अगर इस मौके पे दुनिया को तबाही से बचाने में ये इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगा तो फिर कब करेगा. दिस इज़ द टेस्ट ऑफ वेदर द UN इज़ गोइंग टू रिजॉल्व दिस बिग कॉन्फ्लिक्ट और नॉट. इस तरह के वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए. तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट आप कब यूज़ करते हैं? कहाँ तो आप गाज़ा में सीज़ फायर नहीं होने दे रहे थे, कहाँ तो गाज़ा में आप ह्यूमैनिटेरियन एड UN की एंटर नहीं होने दे रहे थे. कौन सा मौका था कि यूनाइटेड नेशंस को अंडरमाइन नहीं किया गया, उससे अपनी ग्रांट्स निकालनी सारी, उसको फंडिंग देनी बंद कर दी. UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ख़ुद ब्लॉकेड्स जहाँ पे गाज़ा के स्टार्ट होते हैं वहाँ तक गए, उनको एंटर नहीं होने दिया गया. नाउ द सेम अमेरिका इज़ सेइंग कि यूनाइटेड नेशंस को काम करने दें, हम एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसको प्लीज़ चाइना और रशिया वीटो मत करें. सो दे नीड एन ऑफ रैम्प फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस. वो इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैम्प लीगली कोई ऐसा फ्रेमवर्क चाहते हैं जिसके ज़रिए से वो ईरान को रोक सकें. या तो उनके पास ये ऑप्शन बची है या फिर वो किसी ना किसी तरह, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के साथ और चाइना के साथ किसी हद तक फंक्शनल रिलेशनशिप रखा हुआ है, एक बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप, या फिर वो उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी वहाँ के दौरे पे जाने वाले हैं. ये जो UN का रूट है ये चाइना की लेवरेज का सबूत है. एक नई रेजोल्यूशन आ रही है जो कि US ने और गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत एंड कतर, उन्होंने मिल के डिज़ाइन की है. और उसका ड्राफ्ट जो है वो चैप्टर 7 के मुताबिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है कि अगर इस ब्लॉकेड के बाद भी ईरान जो है वो कंप्लाई नहीं करता कि उस चोक पॉइंट को ओपन करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करे, तो फिर उस पर सैंक्शंस लगेंगी. एक इससे पहले भी ड्राफ्ट आया था जो कि वीटो कर दिया था चाइना ने और रशिया ने, और वो अप्रैल में आया था. वो बहरीन के ज़रिए से पेश किया गया था. उसको भी बहुत टाइम लगा था, उसकी जो लैंग्वेज थी उसको काफ़ी वाटर डाउन, टेपर डाउन या काफ़ी मेलो किया गया था कि शायद इसी पे लोग अग्री कर जाएं, लेकिन उसको बीजिंग और मॉस्को ने उस वक्त भी वीटो कर दिया था. सो वाशिंगटन इज़ स्टक.
सैंक्शंस भी नहीं लगा पा रहे वो, क्योंकि सैंक्शंस यूनिलैटरली नहीं लगती, सिर्फ एक मुल्क नहीं लगाता। आज से पहले जितनी भी सैंक्शंस ईरान पे लगाई गई हैं वो यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए से और सारे यूरोपियन एलाइज़ के साथ मिल के लगाई गई हैं, वो तभी इम्पोज होती हैं। वरना ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप सैंक्शंस लगा दें, US सैंक्शंस लगा दे, लेकिन बाकी सारे एलाइज़ कहेंगे कि हम तो तेल ख़रीदना चाहते हैं, तो वो ईरान के साथ बार्गेन या जिस तरह से भी चलना चाहते हैं चलते रहेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। सो ये जो इंस्टीट्यूशन का यूज़ है ये भी तब करना चाह रहा है US, जब वो चाहता है कि एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया मिलके प्रेशर बिल्ड करे ऑन ईरान कि आप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करें, क्योंकि US खुद नहीं कर पा रहा। अब आपको उनकी हर स्टेटमेंट में, एक ही स्टेटमेंट में दो पार्ट्स मिलेंगे। एक में वो बार बार डिप्लोमेसी की बात करेंगे, मामलात को हल करने की बात करेंगे और साथ थ्रेट भी देंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं बेसेंट, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हुए चाइना के ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाया कि वो दुनिया के सबसे बड़े टेरर स्पॉन्सर को यानी कि ईरान को फ़ंड करते हैं क्योंकि उससे ऑयल ख़रीदते हैं, और साथ ये भी कहा कि हम चाइना को मैसेज देते हैं कि स्टेप अप विद सम डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी करें और मामले को रिजॉल्व कराएं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ समथिंग आई सी एज, इट इज़ ड्रेस्ड एज क्रिटिसिज्म, लेकिन असल में क्या है, इट इज़ योर एडमिशन कि आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान का जो ट्रैक है दूसरी तरफ वो मुस्तकिल चल रहा है, एक मिनट के लिए भी जो बैक चैनल ट्रैक है वो रुका नहीं है, डिप्लोमेसी रुकी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मुस्तकिल सबके साथ राब्ते में हैं। कई दफ़ा ये कहा गया कि वी आर इंचेस अवे फॉर समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, हम बड़े एडवांस स्टेज पे हैं और बड़ी जल्दी ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये कब होता है नोबडी नोज़। अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, MOU तक बात कैसे आ गई, कहाँ तो डील की बात हो रही थी, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क कोई ऐसा बन जाए उसकी बात हुई, और अब बात की जा रही है कि MOU। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे सिंपलेस्ट चीज़ होती है, ये अगर दो मुल्कों में साइन हो भी जाती है, पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे कोई मुल्क आता है और हमारे साथ कई MOUs साइन करके जाता है, उसकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक ये दोनों मुल्क चाहें कि वो इस पे आगे बढ़ के मज़ीद काम करना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे एक इनिशियल गपशप आप कह लें कि वो अग्री कर ली जाती है। सो MOU सिर्फ तब यूज़ होता है जब आप बहुत डिटेल में टॉक्स ना करना चाहते हो। मैं अब इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हूँ। सो MOU के वर्ड का बीच में आने का मतलब ये है कि डील अभी नहीं होगी, फ्रेमवर्क अभी सेट नहीं होगा। ईरान जो कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर का जो प्रॉब्लम आप लेके आए हैं उस पर हमारे साथ बैठ के बात करें। पिछली दफ़ा जब JCPOA साइन हुआ था, उस एक डील को साइन होने में जो कि सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे थी, 18 मंथ्स नेगोशिएशंस चली थी। तो अब इतनी जल्दी अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई डील साइन हो जाएगी न्यूक्लियर इशू पे, तो इट इज़ नॉट डूएबल। सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात हो सकती है, और वो भी तब हो सकती है जब आप सैंक्शंस ख़त्म करें ईरान के ऊपर से, ये ईरान का पॉइंट है, और आपने जो डैमेज किया है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हमें डैमेजेस दें, रेपरेशंस पे करें हमें। सो यहाँ तक बात अब पहुँच गई है। इसके अलावा $6 बिलियन के फ्रोज़न एसेट्स भी हैं ईरान के, वो भी रिलीज़ करना चाहता है। US की कोशिश है कि बड़े फेज्ड वे में, एक फ़ेज़ हो फिर दूसरा फ़ेज़ हो, और उसके बाद हम कुछ ना कुछ रिलीफ दें ईरान को, बिकॉज़ अगर एक ही दफ़ा में सब कुछ दे दिया तो ये तो कंप्लीट हार होगी उन सारे ऑडियंस के लिए जिनका मैंने जिक्र किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनको सेटिस्फाई करना है। तो जो न्यूक्लियर कंसेशन अगर देना भी है कि ठीक है हम न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू कर रहे हैं, ये कब ख़त्म होती है नोबडी नोज़, तो ईरान उस पर शायद एग्री कर जाए। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, ईरान को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, और जवाब में जो चीज़ फौरी तौर पे ईरान दे सकता है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करें। नाउ दिस इज़ ऑन गोइंग। 15 और 14 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का भी विज़िट है चाइना का। उस विज़िट से पहले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का चाइना जाना इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो प्रेसिडेंट ट्रंप, जो मेरी डिफरेंट एनालिस्ट से बात हुई है, मैंने अपने प्रोग्राम में जिन लोगों से बात की है, जो मटीरियल मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक सिचुएशन अब ये बन गई है कि जो वाशिंगटन डायरेक्टली ईरान को कह रहा है और ईरान नहीं मान रहा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करें, वो शायद वाशिंगटन रिक्वेस्ट करेगा टू चाइना
बिल्कुल जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो चाइना से और रशिया से कि आप प्लीज़ वीटो मत करें हम जो नई रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसी तरह जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, जो ऑफ रैम्प चाहते हैं, वो चाइना के ज़रिए से उनको मिलेगा, और चाइना का मतलब है पाकिस्तान। दिस ब्रिंग्स बैक टू माई इनिशियल पीस कि चाइना का जो 5 पॉइंट मेमोरेंडम था जो उसने पाकिस्तान के साथ मिल के बनाया था, वो शुरू दिन से इन प्लेस है और वही रियल लेवरेज है। इसलिए ऑल दोज थियरीज़ हु से कि चाइना इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है या पाकिस्तान तो सिर्फ हल्की फुल्की सी मीडिएशन कर रहा है बिकॉज दोनों साइड्स उस पर ट्रस्ट करती हैं, नो, इट इज़ बिगर देन दैट। जब आप लेवरेज का वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि स्ट्रेटेजिकली यू आर पोजिशन्ड समवेयर जहाँ पे आपकी से है। सो चाइना और पाकिस्तान मिलके, और रशिया इसमें ख़ुद टैग होता है बिकॉज उसने ऑफ़र की है कि अगर जो इरानियन स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास लैंड कर सकता है और उस पर अगर सेटिस्फाई होता है अमेरिका, तो हम वो करने को तैयार हैं। सो दिस इज़ हाउ आई मैप द होल थिंग। सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ट्रंप का जो शी जिनपिंग के साथ स्केड्यूल्ड विज़िट है मई 14 और 15 में, ये पहले भी एक दफ़ा पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि ईरान वॉर शुरू हो गई थी। सो इस दफ़ा ये विज़िट और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस वॉर के दौरान ही प्रेसिडेंट ट्रंप को वहाँ जाना पड़ रहा है। नाउ जस्ट लुक एट एन आइसोलेटेड ईरान बिफोर दिस वॉर। वो क्या कर रहा है? वो ग्लोबली इंगेज कर रहा है। आपने देखा जब अभी पिछले दिनों फॉरेन मिनिस्टर इराक चीफ पाकिस्तान आए थे, फिर वो यहाँ से ओमान गए, फिर यहाँ से रशिया गए, अब वो चाइना जा रहे हैं। जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज जो चांसलर हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ह्यूमिलिएशन का सामना है, और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने एक डायरेक्ट कॉल की तेहरान को, डायरेक्ट कॉल की। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कहा वही जो वॉशिंगटन कह रहा है कि प्लीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करें, इस कांस्टेंट टेंशन को जो कि एनर्जी क्राइसिस का सबब बन रहा है, इसको ख़त्म करें, लेकिन ख़ुद कॉल की। सो जो डायरेक्ट इंगेजमेंट आप तेहरान की देख रहे हैं विद वेरियस कैपिटल्स, हर कोई उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इवन इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस यूएई भी उससे डायरेक्ट बात कर रहा है। इससे आपने एक आइसोलेटेड ईरान को अपनी एक गलत मूव से, एग्रेसिव मूव से, आपने उसको किस तरह दुनिया में रेलेवेंट कर दिया है। और अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, डव्स एंड हॉक्स सब इस वक्त ये बात अगर कर रहे हो तो बेहतर है। ऑल्दो अमेरिकन इतना लॉन्ग टर्म सोचते नहीं हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमने कैसे इतनी गलत कॉल दी, हम कैसे कैलकुलेट नहीं कर पाए कि अगर रिजीम चेंज हो भी जाए, जो कि बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के रिजीम चेंज हो गई है, अगर फेसेस चेंज होने को आप रिजीम चेंज कहते हैं तो वो तो हो गया है ईरान में। उसके बावजूद अगर ईरान वहीं का वहीं अपनी उसी पोजीशन पे खड़ा है, डैमेज ज़रूर हुआ है, ये कहना गलत होगा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अपनी उसी पोजीशन पे अगर खड़ा है तो फिर क्लियरली अगर ये फैसला करना हो कि कौन जीता है, तो ये फ़ैसला तो नहीं हो सकता बिकॉज़ दोनों साइड्स जो हैं वो लूज़ कर रही हैं। बट ईरान का ना गिरना और तबाह ना होना और गिव अप ना करना, सरेंडर ना करना ही उसकी जीत है। एंड इन द लास्ट, वाई चाइना एक्चुअली हैज़ द कार्ड्स, एक और एंगल से देख लेते हैं। 3 रीजंस हैं मेरे जहन में। नंबर 1 इज़ इकॉनमी। चाइना रफली 80% ईरान का जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है, और उनकी कोई 25 ईयर्स की एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, एक एग्रीमेंट है जो चल रही है, एंड इट इज़ वर्थ बिलियंस। कोई नई नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है। और अगर फाइनेंशियल लेवरेज किसी एक मुल्क की आप ये कहना चाहें कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसको ईरान नो नहीं कर सकता, तो वो चाइना है। दूसरा, लार्जेस्ट बायर है चाइना ऑफ द गल्फ ऑयल एंड गैस। सिर्फ ईरान से नहीं लेता, गल्फ से और जगहों से भी लेता है। और जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि इस पैसेज को नॉर्मलाइज करें, यह हमारे हक में अच्छा नहीं है, ये हर्ट कर रहा है बीजिंग की एनर्जी सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। इस चीज़ को उन्होंने छुपाया नहीं है, वो ओपनली कह रहे हैं कि जितना बाकी दुनिया हर्ट हो रही है, चाइना उससे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो चाइना का इंटरेस्ट है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो। और अगर पॉलिटिकल रीज़न देखें हम, तो चाइना ने पहले 2023 में, अगर आपको याद हो, तो सऊदी ईरान रिप्रोचमा यानी उनकी इंगेजमेंट करवाई थी, आपस में उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात करवाए थे।
اور اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ بڑی خاموشی سے بغداد میں ہوا تھا اور چائنا ایز اے گارنٹر اس میں بیٹھا تھا. سو یہ ٹیمپلیٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان اور چائنا آلریڈی جوائنٹلی 5 پوائنٹس انیشیٹو جو ڈیلیور کر چکے ہیں اس کو ارریلیونٹ نہ سمجھیں. کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک بالکل سادہ سا کاغذ ہے, اس کا کیا مطلب ہے. دیٹ واز اے اسکویز آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ آپ انٹرنیشنل آرڈر کی طرف واپس جائیں جو پہلے تھا, UN کی طرف واپس جائیں, نارمل سی پریویل ہونے دیں. اور آج وہی آپشن ہے جو مارکو روبیو نے کہی ہے, جو ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں. سو دس از دا سچویشن ایٹ دا مومنٹ. اور جیسے میں نے شروع میں کہا, ایوری سیکنڈ ایوری منٹ سم تھنگ نیو از کمنگ. چیزیں چینج ہو رہی ہیں. بائی دا ٹائم یہ وی لاگ آپ تک پہنچتا ہے کئی اور ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہوں, لیکن یہ جو انالیسز ہے کہ کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آئی ول ٹرائی نیکسٹ ٹائم کہ ہم کچھ UAE پہ بات کریں, کچھ گلف کس طرف جا رہا ہے اس پہ بات کریں. سی یو نیکسٹ ٹائم.